सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटी शॉर्ट्स। और आज हम पार्ट 3 कवर करने वाले हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी से ट्रेट अप्रोच की सारी थ्योरीज आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक करना मत भूलना। तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। हमारे पहले टॉपिक में आज हम समझेंगे ट्रेट अप्रोच के बारे में। डेफिनेशन ऑफ ट्रेट: Trait is considered as relatively enduring attributes and qualities in which one individual differ from others। तो trait को यही बोला जाता है जो कि जिसको हम एक सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स के एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे अलग बनाया जाता है उसको बोला जाता है ट्रेट्स। ये हमारे धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं और टाइम के साथ इवॉल्व होते रहते हैं ये वाले कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स या फिर क्वालिटीज जो कि एक इंडिविजुअल की होती है और एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से अलग बनाती है, उसे बोला जाता है ट्रेट यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब ट्रेट अप्रोच में हम पहले ये जानेंगे कि ट्रेट अप्रोच होती क्या है, जो कि हम पहले एक बार डिस्कस कर चुके हैं, बट हम फिर से इसलिए करेंगे ताकि हमारे को याद आ जाए कि क्या था इसमें एग्जैक्टली। इट फोकसेस ऑन स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। ये स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में बात करता है। टाइप अप्रोच में ऐसा नहीं होता। टाइप अप्रोच में बहुत ही ब्रॉडर सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात होती है, लेकिन इसमें साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की बात होती है। ट्रेट टाइप डिस्कवर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी। ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ पर्सनालिटी को डिस्कवर करता है। ये ट्रेट है, डी नहीं होगा, यहाँ पे टी होगा। ट्रेट अप्रोच इज वेरी सिमिलर टू कॉमन एक्सपीरियंसेस इन आर एवरीडे लाइफ। तो ये बहुत ही ज्यादा सिमिलर होती है हमारी कॉमन एक्सपीरियंसेस इन एवरीडे लाइफ के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू कम टू नो दैट अ पर्सन इज सोशिएबल, यू अज्यूम दैट ही शी इज नॉट ओनली कॉर्पोरेटिव फ्रेंडली बट ऑल्सो हैव अदर सोशल एक्टिविटीज। तो ये मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कशन कर रखा है, तो अगर आपको देखना है तो आप पीछे जाकर एक बार देख लेना। जो मेन था वो मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको एग्जाम्पल समझना है तो मेरा पार्ट 1 या फिर 2 देख लेना, मैंने दोनों में से किसी एक में समझा रखा है। तो अब इसमें आ जाती है पहली थ्योरी, एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी। गॉर्डन एल्बर्ट पाइनट ट्रेट अप्रोच। तो मतलब गॉर्डन एल्बर्ट थे जिन्होंने इसको प्रपोज करा था, इस थ्योरी को, ट्रेट अप्रोच को। और इन्होंने प्रपोज करा था कि एक इंडिविजुअल होता है वो बहुत ही नंबर ऑफ ट्रेट्स को पोजेस करता है, मतलब उनके अंदर बहुत ही सारे ट्रेट्स अवेलेबल होते हैं जो कि हम कैरेक्टरिस्टिक्स बात करके आए हैं, जो कि बहुत ही बड़े होते हैं नेचर के अंदर। ही प्रपोज दैट इंडिविजुअल पोजेस अ नंबर ऑफ ट्रेट्स विच आर डायनामिक इन नेचर, जो कि नेचर के अंदर बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और इनके पास बहुत सारे ट्रेट्स होते हैं जो एक इंडिविजुअल के अंदर अवेलेबल होते हैं। ऐसा गॉर्डन एल्बर्ट ने बोला। He argued that words people use to describe themselves and others provide the basis of understanding of human behavior। तो उन्होंने बोला जो हम लोग आर्ग्यू करते हैं और अपने आप को वर्ड्स देते हैं खुद को डिस्क्राइब करने के लिए, एंड जो भी प्रोवाइड करते हैं कि बेसिस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, वो 3 चीजों में उन्होंने अलग अलग टाइप में कैरेक्टराइज करा है लोगों को। पहला आता है कार्डिनल ट्रेट। कार्डिनल ट्रेट्स आर हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस। ये बहुत ही ज्यादा जनरलाइज्ड होते हैं। ये इंडिकेट करते हैं गोल अराउंड विच अ पर्सन्स लाइफ रिवॉल्व्स। तो एक इंसान की पूरी जो लाइफ है वो एक गोल के अराउंड जो रिवॉल्व करती है, एक इंडिविजुअल की लाइफ एक गोल के अराउंड, उसे बोला जाता है। वो उन्होंने इंडिकेट करी थी कार्डिनल ट्रेट के अंदर। महात्मा गांधी नॉन वायलेंस एंड हिटलर्स नाजिज्म आर एग्जांपल ऑफ कार्डिनल ट्रेट। तो मतलब कि महात्मा गांधी का बिलीव था कि नॉन वायलेंस होना चाहिए, कहीं भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, और हिटलर ने बोला कि हम वायलेंस ही करेंगे, नाजिज्म वाला। तो ये दोनों एग्जाम्पल है कार्डिनल ट्रेट। इसमें यही समझा रखा है कि कितनी ज्यादा जनरलाइज्ड है, हाईली जनरलाइज्ड डिस्पोजिशंस है, और ये बस इंडिकेट करती है कि इंसान का गोल जिसके अराउंड उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा रिवॉल्व करती है। और जो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि महात्मा गांधी का नॉन वायलेंस एंड हिटलर्स का नाजिज्म, ये बहुत ही ज़्यादा कार्डिनल ट्रेट का एक एग्जाम्पल है कि एक इंसान बहुत ही ज़्यादा डटा हुआ है एक ही चीज़ को लेकर, जैसे महात्मा गांधी नॉन वायलेंस और हिटलर नाजिज्म। Such traits are so associated with the name so strongly that identifies as Gandhian and Hitlerian traits। तो मतलब ये जो ट्रेट्स होते हैं ये एक इंसान के नाम के साथ इतना ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच हो जाते हैं कि लोग उनको आइडेंटिफाइज करना चालू कर देते हैं, उसकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, यह जिसको बोला जाता है गांधीयन और हिटलरियन ट्रेट्स। कि मतलब अगर एक इंसान जिसके दिमाग में आता है कि वो नॉन वायलेंस का सहारा लेगा तो उसको बोला जाएगा कि उसके अंदर गांधीयन ट्रेट्स है, लेकिन अगर कोई जो बहुत ही ज्यादा वायलेंट है तो उसका बोला जा सकता है कि वो हिटलरियन ट्रेट्स है उसके अंदर। तो ये कार्डिनल ट्रेट का पार्ट है।
अब सेकंड आता है सेंट्रल ट्रेट्स, दे आर वार्म, सिंसियर, डिलिजेंट, दीज ट्रेट्स आर ऑफन यूज फॉर जॉब रिकमेंडेशन ऑफ अ पर्सन। तो ये जो सेंट्रल ट्रेट्स होते हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं कि बहुत ही वार्म है, सिंसियर है, डिलीजेंट है, इंटेलिजेंट है, ये सारे ट्रेट्स जो हम यूज करते हैं ये एक जॉब रिकमेंडेशन में हम लोग यूज करते हैं जनरली। ठीक है, इसी में एक और चीज आती है सेकेंडरी ट्रेट्स, दीज ट्रेट्स आर लीस्ट जनरलाइज, ये बिल्कुल ही लीस्ट जनरलाइज्ड है। ट्रेट्स like mangoes and prefers ethnic clothes are examples of secondary traits। तो मतलब ये बहुत ही लीस्ट जनरलाइज है और इनके अंदर एग्जाम्पल आते हैं कि हमारे को पसंद है मैंगोज या फिर हम प्रेफर करते हैं एथनिक क्लोथ्स, ये होते हैं सेकेंडरी ट्रेट्स कि हाँ ऊपर ऊपर से कर लिया। क्योंकि कार्डिनल तो होता है कि वो इंसान उसको लेकर ही चलेगा, लेकिन सेकेंडरी में होता है कि मर्जी है, ये पसंद है, ये पसंद है, वो वाली चॉइसेस का फर्क पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गई हमारी केटल की थ्योरी। रेमंड केटल बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर इन विच पीपल डिफर फ्रॉम ईच अदर। तो ये हमारी रेमंड केटल ने दी थी जो कि इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के पॉइंट से। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है तो आपको एग्जैक्टली ऐसे ही लिख कर आना है। रेमंड केटल बिलीव दैट देयर इज अ कॉमन स्ट्रक्चर, तो उन्होंने बोला था कि हमारे अंदर एक कॉमन स्ट्रक्चर है सबके अंदर जो कि एक इंसान को एक दूसरे से अलग बनाता है। कि मतलब कॉमन स्ट्रक्चर तो है लेकिन फिर भी वो एक इंसान को कैसे दूसरे इंसान से अलग बनाता है, डिफर फ्रॉम ईच अदर। ही आइडेंटिफाइड प्राइमरी ट्रेड्स फ्रॉम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स फाउंड इन लैंग्वेज। तो उन्होंने बहुत सारे प्राइमरी ट्रेड्स फाउंड करे थे जो कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स थे एक लैंग्वेज के अंदर। ही अप्लाइड अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक कॉल्ड फैक्टर एनालिसिस टू डिस्कवर द कॉमन स्ट्रक्चर। तो उन्होंने एक टेक्निक, स्टैटिस्टिकल टेक्निक का इस्तेमाल करा था जिनको उन्होंने नाम दिया था फैक्टर एनालिसिस, जिससे वो ये कॉमन स्ट्रक्चर ढूंढना चाहते थे। और फिर उनको इसी से ही 16 प्राइमरी और सोर्स ट्रेट्स मिले थे। अब ये क्या होता है? Source traits. The source traits are stable and considered as the building block of personality. Traits हम जो पढ़कर आए थे कि characteristics, एक इंसान को दूसरे इंसान से कैसे अलग बनाते हैं, वही। There are number of surface traits that result out of source traits। तो मतलब ऐसे बहुत सारे surface traits होते हैं जो कि source traits के अंदर से ही निकलते हैं। Kettle describes source traits in terms of opposing tendencies। तो ये दोनों एक दूसरे बहुत ही ज्यादा opposite होती हैं। ये अपोजिंग टेंडेंसीज का उसमें उन्होंने डिस्क्राइब करा था केटेल ने। ही डेवलप्ड अ टेस्ट कॉल्ड 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर। उन्होंने 16 पीएफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं कि 16 पीएफ किसने डेवलप करा था, तो आपको याद रखना होगा रेमंड केटेल ने करा था। ठीक है, फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, ताकि हम पता लगा सके कि एक इंसान की पर्सनालिटी कैसी होती है, फॉर असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। और ये बहुत ही ज्यादा यूज करी जाती है डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के थ्रू। These are widely used by psychologists. Okay. अब नेक्स्ट थ्योरी आ गई है आइजिंग्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय एच.जे. आइजिंग इनटू 2 ब्रॉड डायमेंशंस। तो उन्होंने 2 ब्रॉड डायमेंशंस के अंदर लोगों को डिस्क्राइब करा था। दे आर बायोलॉजिकली एंड जेनेटिकली बेस्ड। तो ये बायोलॉजिकली और जेनेटिकली बेस्ड हैं। ईच डायमेंशंस इंक्लूड नंबर ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट्स। इन डायमेंशंस के अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक ट्रेट्स इन्वॉल्व हैं। तो ये डायमेंशंस क्या है पहले वो समझते हैं। न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इमोशनल स्टेबिलिटी क्या होता है? रेफर्स टू दोज पीपल हु हैव कंट्रोल ओवर देयर फीलिंग्स। तो जो इंसान अपने फीलिंग्स को संभाल पाते हैं और उनका कंट्रोल होता है अपनी फीलिंग्स के ऊपर, वो होते हैं इमोशनली स्टेबल। पीपल हाई ऑन इमोशनल स्टेबिलिटी आर काम, इवन टेम्पर्ड, पेशेंट, रिलायबल एंड रिमेन अंडर कंट्रोल। तो ये बहुत ही ज्यादा काम होते हैं, टेम्पर्ड होते हैं, पेशेंट होते हैं और हमेशा अंडर कंट्रोल रहते हैं। तो ये इमोशनल स्टेबिलिटी का है। Neuroticism refers to those people who does not have control over their feelings। तो जिस इंसान के पास कंट्रोल नहीं होता अपनी फीलिंग्स के ऊपर, उसे बोला जाता है neurotic इंसान, उसे बोला जाता है neuroticism। They are anxious, moody, touchy, restless and quick to lose control। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब मोस्टली एंग्री रहते हैं ये लोग, एंशियस होते हैं, मूडी होते हैं, टची होते हैं, रेस्टलेस होते हैं और बहुत जल्दी अपना जो कंट्रोल है वो लूज कर देते हैं। न्यूरोटिसिज्म एक बहुत ही एक्सट्रीम डायमेंशन है, तो ये याद रखने वाली चीज है। एक्सट्रोवर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आए हैं पीछे भी कार्ल यूंग की थ्योरी में, बट फिर से कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर भी मेंशन किया गया है। एक्सट्रोवर्जन इट रेफर्स टू द डिग्री इन विच पीपल आर सोशली आउटगोइंग। तो मतलब एक इंसान जो बहुत ही ज्यादा बाहर घूमना पसंद करता है, एडवेंचर करना पसंद करता है, वो लोग।
तो ये बहुत ही ज़्यादा सोशली आउटगोइंग होते हैं। दीज पीपल आर एक्टिव, ग्रेगारियस, इम्पल्सिव, थ्रिल सीकिंग। तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा एडवेंचर पसंद करते हैं। इंट्रोवर्जन, इट रेफर्स टू द डिग्री इन विच पीपल आर सोशली विड्रॉन। मतलब जो लोग बाहर जाना प्रेफर नहीं करते उसको बोला जाता है इंट्रोवर्जन। ये बहुत ही ज़्यादा पैसिव, क्वाइट, कॉशियस एंड रिजर्व्ड होते हैं। लोगों से मिलना प्रेफर नहीं करते, ये लोग घर रहना प्रेफर करते हैं। Later, Ising proposed a third dimension called psychoticism versus sociability. तो third dimension भी दिया था Ising ने बाद में. Psychoticism refers to the degree in which people are antisocial, egoistic and hostile. तो बस ये तीन चीजें याद रखनी है कि वो लोग होते हैं जो एंटी सोशल होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, बहुत ही ज्यादा हॉस्टाइल बिहेवियर होता है उनका, वो साइकोटिसिज्म का पार्ट होता है। Sociability refers to the degree in which people are sociable, cooperative and friendly. तो बहुत ही ज्यादा सोशेबल होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, उसे बोला जाता है सोशेबिलिटी। आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर ईपीक्यू इज द टेस्ट फॉर स्टडिंग एंड असेसिंग दीज डायमेंशन ऑफ पर्सनालिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ये जितने भी अब तक हमारे को 16 पीओ और आइजिंग पर्सनालिटी क्वेश्चनर टेस्ट के बारे में हमारे को बताया, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब हम बॉक्स 2.2 कवर करने वाले हैं। सारे बॉक्सेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब हम करने वाले हैं 5 फैक्टर मॉडल ऑफ पर्सनालिटी। Paul Costa and Robert McRae have examined all the possible personality traits. तो Paul Costa और Robert McRae 1 मार्क के पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्होंने 5 फैक्टर मॉडल प्रपोज करा था जिसमें इन्होंने 5 बिग फैक्टर्स ढूंढे थे, और वो कौन से वो डिस्कस करते हैं। ओपननेस टू एक्सपीरियंस, those who score high on this factor are imaginative, curious, open to new ideas, interested in cultural pursuits. In contrast, those who score low are rigid. तो इसमें ये बता रखा है कि जो भी इंसान इसके ऊपर बहुत ज़्यादा हाई स्कोर करता है वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनेटिव होते हैं, क्यूरियस होते हैं, उनको नई नई चीज़ें जानने का बहुत शौक होता है और वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कल्चरल परसूट्स में। और जो इस पे कम स्कोर करते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिजिड होते हैं। अब सेकंड है एक्सट्रोवर्जन, इट कैरेक्टराइज पीपल हु आर सोशली एक्टिव। ये हम पीछे पढ़कर भी आए हैं, वही सेम चीज़ है कि जो लोग बहुत ही ज़्यादा सोशली एक्टिव होते हैं, जिनको बाहर जाना अच्छा लगता है, ये बहुत ही आउटगोइंग होते हैं, असर्टिव होते हैं, टॉकेटिव होते हैं, फन लविंग होते हैं, इनको बातें करना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा फन लविंग होता है। लेकिन जो इनके ऑपोजिट में होता है वो पीपल बहुत ही ज़्यादा शाय होते हैं। थर्ड है एग्रीएबलनेस, दिस फैक्टर कैरेक्टराइजेस पीपल हु आर हेल्पफुल, कॉर्पोरेटिव, फ्रेंडली, केयरिंग एंड नर्चरिंग। तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, कॉर्पोरेटिव होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, केयरिंग, नर्चरिंग। लेकिन जो इनके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्टाइल और सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। Fourth है neuroticism. People who score high on this factor are emotionally unstable, anxious, worried, fearful, distressed, irritable and hypertensive. तो वही लोग जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल हैं, जिनको किसी न किसी चीज़ की टेंशन रहती है, कोई डर रहता है, हमेशा इरिटेटेड रहते हैं, बहुत ही हाइपरटेंसिव होते हैं। लेकिन जो इनके ऑपोजिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल एडजस्टेड लोग होते हैं। Fifth is conscientiousness. Those who score high on this factor are achievement oriented, dependable, responsible, prudent, hardworking and self-controlled. तो वो लोग जो बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क में बिलीव करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं और अचीवमेंट ओरिएंटेड होते हैं। लेकिन जो इनके जो बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। तो इसको याद करने की टेक्निक क्या है कि हम इसको याद कर ले ओशन से। बिग 5 को हम याद करेंगे ओशन से। ओ से हो गया ओपननेस टू एक्सपीरियंस, सी से हो गया कॉन्साइंशियसनेस, ई से हो गया एक्स्ट्रावर्जन, ए से हो गया एग्रीएबलनेस एंड एन से हो गया न्यूरोटिसिज्म। ठीक है, तो अब हम एक छोटा सा ओवरव्यू देखने वाले हैं साइकोडायनामिक अप्रोच का। एंड ट्रस्ट मी, इससे क्वेश्चन जरूर आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज हाईली पॉपुलर अप्रोच टू स्टडिंग पर्सनालिटी। ये एक बहुत ही पॉपुलर अप्रोच है जो कि बहुत टाइम से लोग पढ़ते आ रहे हैं। दिस व्यू ओज लार्जली टू कॉन्ट्रीब्यूशंस और सिगमंड फ्रॉइड। ये हमारे को सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी और ये नाम आपको हमेशा साइकोलॉजी के अंदर सुनने को बहुत बार मिलेगा। He was a physician and developed this theory in the course of his clinical practice. तो मतलब एक वो फिजिशियन थे और उन्होंने ये थ्योरी साइकोडायनामिक अप्रोच जो थी वो उन्होंने डेवलप करी थी अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस के टाइम पर, जब वो प्रैक्टिस कर रहे थे अपनी। अर्ली इन हिज करियर ही यूज्ड हिप्नोसिस टू ट्रीट पीपल विद फिजिकल एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो मतलब जब पुराने टाइम पर वो लोगों को ट्रीट करते थे वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे। हिप्नोसिस आपको पता होगा, जब किसी इंसान को सामने बिठाकर एक पेंडुलम दिखाकर उसको उसके अनकॉन्शियस माइंड में लेकर जाते हैं और उसे ट्रीट करा जाता है।
तो किसी भी फिजिकल प्रॉब्लम या इमोशनल प्रॉब्लम के लिए वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते थे। ही नोटेड दैट मेनी ऑफ हिज पेशेंट्स नीडेड टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स। तो उनको पता था कि उनके पेशेंट्स हैं जो बहुत सारी चीजें बताना चाहते हैं लेकिन बता नहीं पाते लोगों को, तो इसलिए वो चाहते थे कि वो उनके पास आकर उनको बताएं। एंड हैविंग टॉक्ड अबाउट देम, और उसके बारे में बात करें जो उनके पास आकर, दे ऑफन फेल्ट बेटर। तो उनको जब भी वो आकर सिगमंड फ्रॉइड को बताते थे तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था। फ्रॉइड यूज फ्री एसोसिएशन। फ्री एसोसिएशन क्या होता है? फ्री एसोसिएशन एक मेथड होता है, अ मेथड इन विच पर्सन इज आस्क्ड टू ओपनली शेयर ऑल द थॉट्स। तो मतलब फ्रॉइड ने फ्री एसोसिएशन, ये मेथड जिसमें उन्होंने बोला था कि आप अपने सारे जो थॉट्स आपके दिमाग में आ रही हैं, अपने क्लाइंट को बोला कि उसको ओपनली शेयर करो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है। ये होता है फ्री एसोसिएशन। उन्होंने ड्रीम एनालिसिस का भी इस्तेमाल करा था, जिसमें वो ड्रीम को पूरा एनालाइज करते हैं कि एक इंसान के ड्रीम्स कैसे हैं, उसके बेसिस पर क्या प्रॉब्लम चल रही है उसको। और एनालिसिस ऑफ एरर्स की बात करी थी ताकि वो समझ सके एक इंसान की इंटरनल फंक्शनिंग ऑफ माइंड, कि इंटरनल फंक्शनिंग में उनके दिमाग में क्या चल रहा है ऐसा। इसलिए वो ड्रीम एनालिसिस और एनालिसिस ऑफ एरर्स का इस्तेमाल करते थे ताकि वो उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, चाहे वो फिजिकल हो या इमोशनल प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये छोटा सा ओवरव्यू था कि इसमें एक्चुअल में हम पढ़ने क्या बने इसमें। तो अब हम इसमें बताते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। इसमें सबसे पहला आता है लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, दूसरा आता है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी, तीसरा आता है ईगो डिफेंस मैकेनिज्म्स, और चौथा आता है स्टेजेस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।